आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कथाकार जैनेंद्र के बारे में और साथ ही साथ जैनेंद्र की जो कहानी अपना अपना भाग्य यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में लगी हुई है उसके बारे में। और किसी भी कहानी को पढ़ने का तरीका लगभग यही रहेगा कि उस कथाकार के बारे में थोड़ा जानते हुए और उस कहानी का मूल पाठ करते हुए उस कहानी से अगर हमको कुछ मिलेगा तो देखेंगे कहानी के मूलतः कहानी किस वर्ष में प्रकाशित हुई, कहानी के मूल पात्र कौन कौन से हैं और कहानी की अगर कोई पंक्ति है तो उस पंक्ति के बारे में पूछा जाता है अक्सर। तो इन्हीं पे हम लोगों की चर्चा रहेगी इन तीन के साथ और साथ ही साथ उस कथाकार के विशेष में। तो कथाकार जैनेंद्र का जन्म सन 1905 में हुआ है और उनका निधन सन 1988 में हुआ। कभी कभार आ जाता है परीक्षा में कि क्रम से लगाने के लिए, तो उसी के लिए कि कथाकार जैनेंद्र का जन्म 1905 में और निधन 1988 में, ये हमको याद रखना है। जैनेंद्र जी ने कहानी के विषय में एक टिप्पणी की है, एक परिभाषा समझ लीजिए दी है, वह यह है कि कहानी एक भूख है जो निरंतर समाधान पाने की कोशिश करती रहती है, समाधान पाने की कोशिश करती रहती है। यानी कि कहानी के भीतर कोई समस्या होगी और उस समस्या का समाधान होगा। उनका जन्म अलीगढ़ के कौड़ियागंज गांव में हुआ था। हमको केवल इतना याद रखना है कि अलीगढ़ में हुआ था और उनके बचपन का नाम आनंदी लाल था। ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि किसके बचपन का नाम आनंदी लाल था। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि कई सारे प्रश्न ऐसे बनते हैं ना, जैसे किसके बचपन का नाम झारखंडी था, किसके बचपन का नाम कह लीजिए या कह लीजिए कि किसको इस नाम से ही पुकारा जाता है कौन। जैसे गया प्रसाद शुक्ल के बारे में पूछा जाता है कि सनेही उपनाम से लिखते थे कविताएं, त्रिशूल उपनाम से लिखते थे। तो इस टाइप के अगर प्रश्न बनते हैं तो उन टाइप के प्रश्नों में से है ये कि भाई उनके बचपन का नाम आनंदी लाल था। ठीक। डॉक्टर रामचंद्र तिवारी की एक मोटी पुस्तक है हिंदी का गद्य साहित्य, उसमें लिखा है कि हिंदी के दर्शन, मनोविज्ञान, अध्यात्म और भाव निष्ठा को कला चेतना के साथ संपृक्त करने का श्रेय जैनेंद्र को है। यानी कि अपनी कहानियों में वे दर्शन की बातें करते हैं, मनोविज्ञान की बातें करते हैं, अध्यात्म की बातें करते हैं और भाव निष्ठा की बातें करते हैं। यानी कि भाव, संवेदनाओं को, अनुभूतियों की बातें वे अपनी कहानियों में करते दिखाई देते हैं। हमें जानते हैं कि जैनेंद्र मनोवैज्ञानिक कथाकार हैं और प्रेमचंद से पूर्व की जितनी भी कहानियां लिखी गई वे या तो घटना प्रधान थीं या चरित्र प्रधान थीं। जब हिंदी कहानी के पटल पर जैनेंद्र का जन्म होता है, अज्ञेय का जन्म होता है और इलाचंद्र जोशी जी का जन्म होता है, तो ये तीनों मनोविज्ञान को आधार बनाते हैं। मनोविज्ञान से मेरा तात्पर्य ये है कि कोई भी व्यक्ति है, कोई भी इंसान है, तो उसकी मन के अंदर उतर जाना, गहराई में उतर जाना और वो व्यक्ति उसके अंतरतम के धरातल तक जाकर, अंतर मन के धरातल तक जाकर वो व्यक्ति क्या सोचता है, इस चीज को अपनी कहानी में ये लोग उद्धृत करते थे। ठीक है ना। तो ये इनकी कहानी कहने का ढंग था। चाहे इनकी पत्नी कहानी को ले लीजिए, चाहे इनकी पाजेब कहानी को ले लीजिए, ये सारी जितनी भी कहानियां हैं, या अपना अपना भाग्य कहानी को ले लीजिए, सब जितनी भी कहानियां हैं इनकी वो मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण नज़रिया अपनाती हैं। आत्मकथात्मक शैली ज़्यादा रहती है। माने कि आत्मकथात्मक शैली से तात्पर्य यह है कि कथाकार स्वयं उस कहानी का एक पात्र होता है। ठीक है ना। फिर यह है कि कुछ लोगों का मानना है, अपना अपना भाग्य कहानी के बारे में है टिप्पणी, कि कुछ लोगों का मानना है कि कलकत्ता से निकलने वाली विशाल भारत पत्रिका में सन 1929 में इसका पहला प्रकाशन हुआ। तो ये भी याद रखना है। इस चीज़ यहाँ से एक और बात तथ्य स्पष्ट हो जाता है, वह यह है कि विशाल भारत पत्र जो है कलकत्ता से निकलता था। मूल रूप से अपना अपना भाग्य कहानी संग्रह वातायन
में संकलित है। अब कभी कभार किसी भी, जैसे प्रसाद के नाटकों का क्रम पूछ लेता है, प्रेमचंद जी के उपन्यासों का क्रम पूछ लेता है, ठीक है, प्रसाद की काव्य कृतियों का क्रम पूछ लेता है। तो इसी प्रकार से जैनेंद्र के उपन्यासों का भी क्रम पूछा जाता है अक्सर, और पूछा जाता रहेगा जब तक ये प्रश्न वाजिब बना रहेगा। तो उसको देखते हैं कि उपन्यास है परख 1929, सुनीता 1935, ईस्वी में सब चीज़ें दी गई हैं, ठीक है ना, संवत में नहीं है, सब ईस्वी में। त्यागपत्र 1937, कल्याणी 1939, विवर्त 1953, सुखदा 1953, व्यतीत 1953, जयवर्धन 1956, मुक्तिबोध 1966, अनंतर 1968, अनाम स्वामी 1974, दशार्क 1985। इसमें से भी हमको जो मुख्य मुख्य उपन्यास याद रखने हैं वो एक है परख, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, सुखदा, अनंतर, अनाम स्वामी और दशार्क, ये हमको याद रखने हैं। अगर सन ना याद हो पा रहा हो तो ऐसे क्रम याद कर लीजिए 4-4 का, कि परख, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, विवर्त, सुखदा, विविध, जयवर्धन, मुक्तिबोध, अनंतर, अनाम स्वामी, दशार्क। तो 4-4 का एक ग्रुप बनाइए और उसको रटिए, तो उससे याद हो जाएगा। परख, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, परख, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, ऐसे करके विवर्त, सुखदा, व्यतीत, जयवर्धन, विवर्त, सुखदा, व्यतीत, जयवर्धन, मुक्तिबोध, अनंतर, अनाम स्वामी, दशार्क। तो ऐसे ग्रुप बना लीजिए, क्योंकि क्रम पूछ सकता है। किसी उपन्यास का अगर प्रकाशन वर्ष पूछ दिया जाए तो वो मतलब वो तो टिपिकल है। केवल ये वाला जो उपन्यास है त्यागपत्र 1937 में लिखना, इसको याद रखिए, क्योंकि त्यागपत्र उपन्यास बहुत प्रसिद्ध हुआ जैनेंद्र जी का। फिर कुछ कहानी संग्रहों पर बात कर लेते हैं। फांसी 1929, वातायन 1930, नीलम देश की राजकन्या 1933, एक रात 1934, दो चिड़िया 1935, पाजेब 1942, ध्रुव यात्रा 1944, जयसंध 1949। और एक अलग से संग्रह प्रकाशित हुआ जैनेंद्र की कहानियाँ 7 भाग। इसमें से भी फांसी, वातायन, नीलम देश की राजकन्या, पाजेब और जयसंध, ये हमको पक्का से याद कर लेनी है। इसमें भी वही कर सकते हैं, आप एक क्रम बना लीजिए, फांसी, वातायन, नीलम देश की राजकन्या, एक रात, दो चिड़िया, पाजेब, ध्रुव यात्रा, जयसंध। इस तरीके से क्रम से याद करेंगे तो याद हो जाएगा। नीलम देश की राजकन्या का प्रकाशन वर्ष अक्सर पूछा गया है, और वातायन में अपना अपना भाग्य संकलित है, संचयित है, इसलिए इसको याद रखना है। फांसी पहला कहानी संग्रह है, इसलिए याद रखना है। फिर कुछ निबंध संग्रहों की बात। प्रस्तुत प्रश्न 1936, जड़ की बात 1945। जड़ की बात काफ़ी बार पूछा भी गया है, किसका निबंध संग्रह है। पूर्वोदय 1951, साहित्य का श्रेय और प्रेय, ये भी पूछा गया है। मंथन 1953, सोच विचार 1953, काम, प्रेम और परिवार 1953, समय और हम 1962, इत इस्तता 1962, परिप्रेक्ष्य 1964। तो इसमें प्रस्तुत प्रश्न, जड़ की बात, साहित्य का श्रेय और प्रेय और इत इस्तता, ये हमको याद रखना है। हालांकि निबंध संग्रह इतने आवश्यक तो नहीं है जितने कि उपन्यास और कहानियाँ, क्योंकि जैनेंद्र जाने ही उपन्यास और कहानियों के लिए जान जाते हैं, है ना। लेकिन एक बार हम सरसरी निगाह से अगर देख लें, ये प्रस्तुत प्रश्न, जड़ की बात, पूर्वोदय, साहित्य का श्रेय और प्रेय, मंथन, सोच विचार, काम, प्रेम और परिवार, समय और हम, इस तथा परिप्रेक्ष्य, तो अगर एक बार एक नज़र से देख लेंगे तो क्या रहेगा, अगर मान लीजिए परीक्षा में प्रश्न आ भी जाता है तो हमको याद रहेगा। ये और वे नामक संस्मरण 1954 में लिखा, तो केवल हमको इतना याद रखना है कि ये और वे संस्मरण जैनेंद्र जी का। जीवनी लिखी अकाल पुरुष गांधी 1968 में। कुछ अनुवाद किए, जिसमें मंदाकिनी नाटक का अनुवाद किया, प्रेम में भगवान कहानी संग्रह है उसका अनुवाद किया, और पाप और प्रकाश नाटक का अनुवाद किया। तो मंदाकिनी, पाप और प्रकाश नाटकों का और प्रेम में भगवान कहानी संग्रह का इन्होंने अनुवाद किया। इसमें भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अकाल पुरुष गांधी जीवनी, जो है किसने लिखी, जैनेंद्र जी ने, और संस्मरण ये और वे, क्योंकि जीवनी और संस्मरण पे अक्सर प्रश्न पूछ लेते हैं।
फिर कुछ सहलेखन भी है। तपोभूमि ऋषभ चरण जैन के साथ 1932 में लिखा। ऋषभ चरण जैन भी उपन्यास लेखन में सक्रिय रहे हैं। ये कह लीजिए कि नग्न यथार्थवादी उपन्यासकारों की श्रेणी में गिने जाते हैं। इनको जो है पांडे, बेचन, शर्मा, उग्र के साथ इनका नाम लिया जाता है। ऋषभ चरण जैन का दिल्ली का दलाल, व्यभिचारी, कुछ इस प्रकार के नाम के मुझे याद नहीं आ रहे हैं, वही उन्होंने उपन्यास इस तरीके के लिखे हैं। फिर कुछ संपादित ग्रंथ हैं, जैसे साहित्य संचयन निबंध संग्रह 1951 में इन्होंने एडिट किया, और विचार वल्लरी निबंध संग्रह 1952 में। इनकी पहली कहानी खेल है। हर चीज़ का हमको पहले पता होना चाहिए। पंत की पहली कविता, प्रसाद की पहली कविता, ठीक है। जो मुख्य मुख्य कहानीकार हैं उनकी पहली कहानी 1928 में विशाल भारत पत्रिका में प्रकाशित हुई। विशाल भारत कहाँ से निकलता था, अभी हम लोगों ने ऊपर देखा। फिर अपना अपना भाग्य कहानी 1931 में लिखी गई, जो वातायन कहानी संग्रह में है। यह कहानी संवाद शैली में है। ये आगे हम लोग कहानी को जब देखेंगे तब उसमें जानेंगे। तो ये इतनी सारी बातें तो जैनेंद्र के बारे में थी। अब हम आगे देखते हैं जो कहानी का मूल पाठ है। तो आइए देखते हैं जैनेंद्र की कहानी अपना अपना भाग्य। बहुत कुछ निरुद्देश्य घूम चुकने पर हम सड़क के किनारे की एक बेंच पर बैठ गए। नैनीताल की संध्या धीरे धीरे उतर रही थी। रुई के रेशे से, भाप से हमारे बादल हमारे सिरों को छू छू कर बेरोक टोक घूम रहे थे। हल्के प्रकाश और अंधियारी से रंग कर कभी वे नीले दिखते, कभी सफ़ेद, और फिर देर में अरुण पड़ जाते, यानी कि लाल पड़ जाते। वे जैसे हमारे साथ खेलना चाह रहे हों। तो लेखक नैनीताल में बैठा हुआ है, नैनीताल के पास एक बेंच में बैठा हुआ है, और हमको ये मालूम चला कि जो स्थान है वो नैनीताल है। समय नैनीताल की संध्या की बात हो रही है, और बादलों को देख रहा है। पीछे हमारे पोलो वाला मैदान फैला था। सामने अंग्रेजों का एक प्रमोद गृह था, जहाँ सुहावना रसीला बाजा बज रहा था, और पार्श्व में था वही सुरम में अनुपम नैनीताल। ताल में किश्तियाँ अपने सफ़ेद पाल उड़ाती हुई एक दो अंग्रेज यात्रियों को लेकर। अब यहाँ से एक बात और पता चल रही है कि अंग्रेज़ों का प्रमोद गृह, यानी कि जहाँ पर हास परिहास, मतलब रिक्रिएशन कह लीजिए करते हैं, इंजॉयमेंट करते हैं, ठीक है ना। एक चीज़ ये पता चल रही है कि अंग्रेज़ों के समय की है कहानी। हमने देखा कहानी का प्रकाशन वर्ष पीछे अभी देख के आए हैं, 1931 है। तो 1931 में देश स्वतंत्र तो था नहीं, परतंत्र था, तो अंग्रेजों का समय होगा ही। तो समय भी एकदम चित्रण कर रहा है। इधर से उधर और उधर से इधर खेल रही थी। कहीं कुछ अंग्रेज एक एक देवी सामने प्रतिस्थापित कर अपनी सुई सी शक्ल की डोंगियों को मानो शर्त बांधकर सर पर दौड़ा रहे थे। कहीं किनारे पर कुछ साहब अपनी बंसी डाले सधैर्य, एकाग्र, एकस्थ, एकनिष्ठ मछली चिंतन कर रहे थे। पीछे पोलो लाल ने बच्चे किलकारियां मारते हुए हॉकी खेल रहे थे। कहने का तात्पर्य यह है कि जो लेखक है वो ये वर्णन कर रहा है कि अंग्रेज पूरे के पूरे किसमें, हंसी खुशी के मूड में, इंजॉयमेंट के मूड में है। कोई ताल में अपनी किश्ती दौड़ा रहा है, कोई एकदम चुपचाप बैठा है, कोई मछली पकड़ रहा है, ठीक। वो सोच रहा है मछलियों के बारे में। पोलो पोलो लान है तो बच्चे पोलो खेल रहे हैं अंग्रेजों के। माने कि कहने का तात्पर्य है कि दिखाने का प्रयास किया गया है कि धनाढ्य वर्ग है अंग्रेज उस समय का। शोर, मारपीट, गाली गलौज भी जैसे खेल का ही अंश था। इस तमाम खेल को उतने क्षणों का उद्देश्य बना। वे बालक अपना सारा मन, सारी देह, समग्र बल और समूची विधा लगाकर मानो खत्म कर देना चाहते हैं। उन्हें आगे की चिंता न थी, बीते का ख्याल न था, न उन्हें कुछ भविष्य की चिंता थी, और जो बीत चुका है उसकी भी कोई फिक्र नहीं थी। वे शुद्ध तत्काल के प्राणी थे, वर्तमान को जी रहे थे। यानी कि जो अंग्रेज के बच्चे थे वो पूरे के पूरे वर्तमान में जी रहे थे। वे शब्द की संपूर्ण सच्चाई के साथ जीवित थे। सड़क पर से नर नारियों का अविरल अविरल अविरल, विरल होता है घने का विलोम। भाई कहते हैं ना, सघन का उल्टा क्या होता है, विरल। तो
अविरल यानी कि जो विरल ना हो, जो विरल ना होगा वो क्या होगा, घना होगा। प्रवाह आ रहा था यानी कि भीड़ की भीड़ चलती चली आ रही थी, और जा रहा था, उसका ना ओर था न छोर। यह प्रवाह कहाँ जा रहा था और कहाँ से आ रहा था, कौन बता सकता है। सब उम्र के, सब तरह के लोग उसमें थे, मानो मनुष्यता के नमूनों का बाजार सजकर सामने से इठलाता निकला चला जा रहा। अधिकार गर्व में तने अंग्रेज उसमें थे, और चिथड़ों से सजे घोड़ों की बाग थामे वे पहाड़ी उसमें थे, जिन्होंने अपनी प्रतिष्ठा और सम्मान को कुचलकर शून्य बना लिया है, और जो बड़ी तत्परता से दुम हिलाना सीख गए हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि अंग्रेज चूंकि राज कर रहे थे, इसलिए अधिकार गर्व में तने थे, और चिथड़ों से सजे घोड़ों की, घोड़े कैसे थे, चिथड़े से सजे, उनके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है। क्या बताना चाह रहा है कि चूंकि नैनीताल में हमेशा ठंडा मौसम रहता है, और जो पहाड़ी थे वे क्या थे, वो बेचारे क्या करते भी क्या, उनके पास दूसरा विकल्प भी क्या था, कोई विकल्प तो था नहीं उनके पास। भागते, खेलते, हंसते, शरारत करते, लाल लाल अंग्रेज बच्चे थे, और पीली पीली आंखें फाड़े पिता की उंगली पकड़कर चलते हुए अपने हिंदुस्तानी नौनिहाल भी थे। अंग्रेज पिता थे जो अपने बच्चों के साथ भाग रहे थे, हंस रहे थे और खेल रहे थे। उधर भारतीय पितृदेव भी, जो बुजुर्गी को अपने चारों तरफ लपेटे धन संपन्नता के लक्षणों का प्रदर्शन करते हुए चल रहे थे। यानी कि कुछ भारतीय पिता भी थे और कुछ अंग्रेज पिता भी थे। और तो यही सारे चित्रण अपने शुरुआती कहानी की शुरुआत में किया है। अंग्रेज रमणियां थी, अंग्रेज स्त्रियां थी, जो धीरे धीरे नहीं तेज चलती थी। उन्हें न चलने में थकावट आती थी, न हंसने में मौत आती थी। कसरत के नाम पर घोड़े पर भी बैठ सकती थी, और घोड़े के साथ ही साथ जरा जी होते ही किसी किसी हिंदुस्तानी पर कोड़े भी फटकार सकती थी। यानी कि हिंदुस्तानियों की कोई वजूद नहीं था कह लीजिए उस वक्त। हिंदुस्तानियों की जो स्थिति थी वो जानवरों से भी बदतर थी। वे दो दो तीन तीन चार चार की टोलियों में निशंक निरापद, निशंक यानी कि शंका से रहित, निरापद यानी कि विघ्नों से रहित, जिसमें जिसके मार्ग में कष्ट ना हो, विघ्न ना हो, इस प्रवाह में मानो अपने स्थान को जानती हुई सड़क पर चली जा रही थी। तो पात्र तो अभी तक हमको कुछ नहीं मिला, हाँ हमको परिवेश का चित्रण जरूर मिल गया है ना। उधर हमारी भारत की कुल लक्ष्मी सड़क के बिल्कुल किनारे अपने दामन बचाती और संभालती हुई साड़ी की कई तहों में सिमट सिमट कर लोक लाज, स्त्रीत्व और भारतीय गरिमा के आदर्श को अपने परिवेष्टनों में छिपाकर सहमी सहमी धरती में आंख गाड़े कदम कदम बढ़ा रही थी। परिवेष्टन यानी कि कह लीजिए एक घुमावदार, माना कि कह लीजिए छुपाते हुए चल रही थी। ठीक है ना, छुपाते हुए के लिए क्या, अपनी लज्जा को साड़ी की कई तहों में छुपाती हुई चल रही थी हमारी भारतीय नारियां। इसके साथ ही भारतीयता का एक और नमूना था, अपने कालेपन को खुरच खुरच कर बहा देने की इच्छा करने वाला अंग्रेजीदा पुरुषोत्तम भी थे। तो एक पात्र आया पुरुषोत्तम, अंग्रेजीदा है यानी कि अंग्रेजियत को बड़ा मानते हैं, अंग्रेजीदा यानी कि अंग्रेजी बोली को, अंग्रेजी रीति रिवाज को, अंग्रेजी रहन सहन को बहुत मानते हैं। जो नेटिव, नेटिव कहते हैं जो किसी भी जगह के मूल निवासी होते हैं, उनको नेटिव कहते हैं, अंग्रेजी शब्द है, को देखकर मुंह फेर लेते थे, और अंग्रेज को देखकर आंखें बिछा देते थे। यानी कि अगर कोई भारतीय आ जाता था, हिंदुस्तानी आ जाता था, तो उसको देखकर मुंह फेर लेते थे, और कोई अंग्रेज आ जाता था तो बिछा देते थे आंखें, और दुम हिलाने लगते थे जैसे कुत्ता हिलाता है। वैसे वे अकड़ कर चलते थे, मानो भारत भूमि को इसी अकड़ के साथ कुचल कुचल कर चलने का उन्हें अधिकार मिला है। यानी कि अकड़ उनमें बहुत थी, एक पुरुषोत्तम जो थे। घंटे के घंटे सरक गए, यानी कि जो लेखक है वो घंटों भर उसी बेंच पर बैठा रहा और यही सब देख रहा था। अंधकार गाढ़ा हो गया, और ज्यादा अंधकार बढ़ गया, बादल सफेद होकर जम गए, मनुष्यों का वह तांता एक एक कर छीण हो गया। धीरे धीरे लोग अब चले गए। अब इक्का दुक्का आदमी सड़क पर छतरी लगाकर निकल रहा था। हम वहीं के वहीं बैठे थे। सर्दी सी मालूम हुई, हमारे ओवरकोट भी थे। छतरी निकालने का मतलब यह है कि हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो रही है। पीछे फिरकर देखा, यह लाल बर्फ की चादर बिल्कुल स्तब्ध और सुन्न पड़ा था, यानी कि ओवरकोट।
सब सन्नाटा था। तल्लीताल की बिजली की रोशनियां, तल्लीताल नैनीताल में जगह है। नैनीताल में दो मोहल्ले हैं, एक है तल्लीताल और एक है मल्लीताल, ठीक है ना। तल्लीताल और मल्लीताल, और यहाँ पे नैनीताल की झील है, ठीक है ना। तो कह रहे हैं कि तल्लीताल, तो एक और नाम आ गया तल्लीताल। तल्लीताल की बिजली की रोशनियां दीप मालिका सी जगमगा रही थी। दीप मालिका यानी कि दीपकों की पंक्ति की तरह। वह जगमगाहट 2 मील तक फैले हुए प्रकृति के जल दर्पण पर प्रतिबिंबित हो रही थी, और दर्पण का कांपता हुआ लहरें लेता हुआ वह जल प्रतिबिंबों को 100 गुना 1000 गुना करके उनके प्रकाश को मानो एकत्र और पूंजीभूत यानी कि एक एक जगह एक राशि को इकट्ठा कर देना। जैसे कि कह लीजिए कि बैंकों में रुपया पूंजीभूत रूप में पड़ा हुआ है करके व्याप्त हो रहा था, ऐसे ही प्रकाश जो है इकट्ठा हो रहा था। पहाड़ों के सिर पर की रोशनाइयां तारों से जान पड़ती थी। हमारे देखते देखते एक घने पर्दे ने आकर इन सबको ढक लिया। रोशनियां मानो मर गईं, जगमगाहट लुप्त हो गई। वे काले काले भूत से पहाड़ भी इस सफेद पर्दे के पीछे छिपके, पास की वस्तु भी ना दिखने लगी। मानो यह घनीभूत प्रलय था, सब कुछ इस घनी सफेदी में रह गया। एक शुभ्र महासागर ने फैलकर संस्कृत के सारे अस्तित्व को डुबो दिया। ऊपर नीचे चारों तरफ वह निर्भेद सफेद शून्यता ही फैली जाती। निर्भेद देखिए क्या है, जिसके आगे निर उपसर्ग लग जाता है उसको, उसका मतलब होता है रहित। तो निर्भेद यानी कि भेद्य से रहित, यानी कि जिसको भेदा ना जा सके। निर्धन यानी कि धन से रहित, जिसके पास धन ना हो। निर्बल यानी कि बल से रहित, जिसके पास बल ना हो। तो कह रहे हैं कि एक सफेद चादर बड़ी जम गई आकर, और उसमें जो काले काले बड़े पहाड़ थे वो भी हमको नहीं दिखाई दिए। कोहरा हमने कभी नहीं देखा। वह टप टप टपक रहा था। मार्ग अब बिल्कुल निर्जन था, चुप था। निर्जन यानी कि जन से रहित। वह प्रवाह न जाने किन घोंसलों में जा छिपा था। उस वृहदाकार शुभ्र शून्य में कहीं से 11 बार टन टन हो उठा। जैसे कहीं 11 बार टन टन होने का मतलब क्या है कि कहीं बड़ी घंटी लगी है और वही बज रही है। जैसे कहीं दूर कब्र में से आवाज आ रही हो। हम अपने अपने होटलों के लिए चल दिए। रास्ते में 2 मित्रों का होटल मिला। दोनों वकील मित्र छुट्टी लेकर चले गए। हम दोनों आगे बढ़े, हमारा होटल आगे था। 2 वकील मित्रों के साथ बैठा था, और अब यहाँ से एक स्थिति और स्पष्ट हो गई कि हम दोनों आगे बढ़े यानी कि लेखक और लेखक के साथ एक आदमी और है, और 2 मित्र और हैं यानी कि +2 और लोग हैं। ये 4 लोग हैं। तो 2 वकील हैं उसमें से। वो वकीलों का कमरा आ गया, वहीं रुक गए। लेखक और उसका साथी का होटल आगे था, तो वो आगे चले गए। ताल के किनारे किनारे हम चले जा रहे थे। हमारे ओवरकोट तर हो गए थे। बारिश नहीं मालूम होती थी, पर वहां तो ऊपर नीचे हवा से कण कण में बारिश थी। यानी कि इतना ज्यादा कोहरा था कि बारिश हो भी रही थी तब भी मालूम नहीं हो रही थी, क्योंकि एक एक कण कण में बारिश पर्याप्त थी। सर्दी इतनी थी कि सोचा कोट पर एक कंबल होता तो और अच्छा। देखिए, लेखक इतना कुछ पहने हुए है, स्वेटर भी पहने होगा, ओवरकोट भी पहने होगा, तब भी उसको लग रहा है कि एक कंबल और होता तो बड़ा बढ़िया होता। रास्ते में ताल के बिल्कुल किनारे पर बेंच पड़ी थी। मैं जी में बेचैन हो रहा था। झटपट होटल पहुंचकर इन भीगे कपड़ों से छुट्टी पा गर्म बिस्तर में छिपकर सोना चाहता था, पर साथ के मित्रों की सनक कब उठेगी कब थमेगी इसका पता न था, और वह कैसी होगी इसका भी कुछ अंदाज न था। उन्होंने कहा, आओ जरा यहाँ बैठे। तो कह रहे साथ में कुछ और मित्र भी होंगे, तो उन्होंने कहा कि आओ यहाँ बैठ कर चले। हम उस चूते कोहरे में रात के ठीक 1 बजे तालाब के किनारे उस बर्फ ठंडी भीगी बर्फ सी ठंडी हो रही लोहे की बेंच पर बैठ गए। यानी कि जो लोहा था बर्फ के जैसा लग रहा था। 5, 10, 15 मिनट हो गए। मित्र के उठने का इरादा ना मालूम हो। मैंने खिसिया कर कहा, चलिए भी। अरे जरा बैठो भी। लेखक ने कहा कि चलिए भी। तो मित्र ने कहा, अरे जरा बैठो भी। हाथ पकड़कर जरा बैठने के लिए अभी जोर से बैठा लिया गया तो और चारा न रहा। लाचार बैठे रहना पड़ा। सनक से छुटकारा आसान न था, और यह जरा बैठना जरा न था, बहुत था। चुपचाप बैठे तंग हो रहा था, कुढ़ रहा था कि मित्र अचानक बोले, देखो वो क्या है। मैंने देखा, कोहरे की सफेदी में कुछ ही दूर से एक काली सी सूरत हमारी तरफ बढ़ती आ रही थी। मैंने कहा, होगा कोई, हमसे क्या लेना देना। लेकिन नहीं कहा, होगा कोई। हम लोग भी यही कहें, होगा कोई, हमसे क्या लेना देना। लेखक को तो ये लग रहा था कि उसके जो कपड़े भीगे हैं वो जाए और उसको कपड़े बदले और सोए। लेखक क्या, लेखक के माध्यम से तो समाज का हर व्यक्ति यही चाहता है। 3 गज की दूरी से दिख पड़ा। अब ये बड़ा, चूंकि नेट में बड़े उल जलूल सवाल बड़े ऐसे पूछे जाने लगे हैं,
कि क्या बताया जाए। तो हमको याद रखना है कि अब ये याद रखिए कि कितनी दूरी से देखा भाई लेखक ने। तो 3, 4, 5, 6, 3 गज की दूरी से देखा। एक लड़का सिर के बड़े बड़े बालों को खुजलाता चला आ रहा है, नंगे पैर है, नंगा सिर, यानी कि पैरों में चप्पल नहीं है, और सिर यानी कि सिर पे भी हवा बड़ा लग रही है। वो लोग तो पहने होंगे जूते, मोजे, और क्या पहने होंगे, ऊपर टोपा लगाए होंगे, एक मैली सी कमीज लटकाए हैं, पैर उसके न जाने कहाँ पड़ रहे हैं, और वह न जाने कहाँ जा रहा है, कहाँ जाना चाहता है। उसके कदमों में न जैसे न कोई अगला है, न पिछला है, न दाया है, न बाया है, यानी कि इतने ज्यादा उसके पैर कांप रहे हैं कि उसको पता ही नहीं है कि वो कहाँ चल रहा है, कहाँ नहीं चल रहा है। छोटा सा लड़का है। पास ही चुंगी की लालटेन के छोटे से प्रकाशवत में देखा कोई 10 बरस का होगा। एक और प्रश्न मिल गया, लड़का कितने बरस का है? 10, 11, 12, 13? गोरे रंग का है पर मैल से काला पड़ गया है। आंखें अच्छी बड़ी पर रूखी हैं। माथा जैसे अभी झुर्रियों से खा गया है। वह हमें न देख पाया। वह जैसे कुछ भी नहीं देख रहा था, न नीचे की धरती, न ऊपर चारों तरफ फैला हुआ गहरा, न सामने का तालाब, न बाकी दुनिया। वह बस अपने विकट वर्तमान को देख रहा था। जबकि अंग्रेज के बच्चे क्या थे? उनको न भविष्य की फिक्र थी, भविष्य की फिक्र उनको ना थी, न अतीत की चिंता थी। वो वर्तमान में क्या कर रहे थे? केवल मस्त थे, ठीक है ना, एंजॉय कर रहे थे। और जो ये लड़का है, ये अपने विकट वर्तमान को, यानी कि जिसका गंभीर वर्तमान जो उसके सामने आया है, ना उसके पास पहनने के लिए कपड़े, ना खाने के लिए कुछ है, उसी को देख रहा है और चिंतित है। मित्र ने आवाज दी, उसने जैसे जाग कर देखा और पास आ गया। तो कहाँ जा रहा है? उसने अपनी सूनी आंखें फाड़ दी। दुनिया सो गई, तू ही क्यों घूम रहा है? बालक मौन मुख, फिर भी बोलता हुआ चेहरा लेकर खड़ा हुआ। चेहरा बोल रहा था, कहाँ सोएगा? लड़का फिर बोलता है, यहीं कहीं। फिर आगे पूछता है, कल कहाँ सोया था? दुकान पर। आज वहां क्यों नहीं? नौकरी से हटा दिया। क्या नौकरी थी? सब काम करता था, 1 रुपया और जूठा खाना। फिर नौकरी करेगा? हाँ। बाहर चलेगा? हाँ। तो ये संवाद हो रहे हैं मित्र के बीच में और उस लड़के के बीच में। आज क्या खाना खाया? कुछ नहीं। अब क्या खाना मिलेगा? नहीं मिलेगा। यूं ही सो जाएगा? हाँ। कहाँ? यहीं कहीं। इन्हीं इन्हीं कपड़ों में सो जाएगा। बालक फिर आंखों से बोलकर मुंह खड़ा रहा। आंखें मानो बोलती थी, यह भी कैसा मूर्ख प्रश्न है। अरे जब उसके पास काम नहीं है, खाने में नहीं है, तो ऐसा तो है नहीं कि उसके पहनने के कपड़े अलग होंगे और घूमने के कपड़े अलग होंगे। एक ही कपड़े हैं बेचारे के पास ना। तो कितना असंवेदनशील प्रश्न था ये। माँ बाप हैं? हाँ। कहाँ? 15 कोस दूर गांव में। तू भाग आया? हाँ। क्यों? मेरे कई छोटे भाई बहन हैं, सो भाग आया। वहां काम नहीं, रोटी नहीं, बाप भूखा रहता था और मारता था, माँ भूखी रहती थी और रोती थी, सो भाग आया। एक साथी और था, उसी गांव का, मुझसे बड़ा था। दोनों साथ यहाँ आए। वह अब नहीं है। वह अब नहीं है का मतलब वह खत्म हो गया, उसका देहांत हो गया। आगे लिख भी रहे हैं कि कहाँ गया? मर गया। मर गया? मर गया? हाँ, साहब ने मारा, मर गया। अच्छा चल, हमारे साथ चल। साहब ने मारा यानी कि जहाँ नौकरी करता होगा, बेचारे से कोई गलती हो गई होगी, तो मार दिया, मर गया। खाने पहनने के तो उनके पास पहले से नहीं है। वह साथ चल दिया। लौटकर हम वकील दोस्तों के होटल में पहुंचे। वकील साहब, वकील लोग होटल के ऊपर और कमरे से उतर कर आए। कश्मीरी दोशाला लपेटे थे। कश्मीरी दोशाला लपेटे थे। कश्मीरी जो ऊन मानी जाती है ना, वो मानी जाती है कि सबसे मतलब अब जाड़ों में भारतीयों के पास उससे उससे अच्छा कुछ नहीं है। वो ओढ़ ली तो जाड़ा बिल्कुल नहीं लगेगा। मोजे चढ़े, मोजे चढ़े पैरों में चप्पल थी, यानी कि एक तरफ लड़का है जिसके पास कुछ नहीं है, पैरों में चप्पल तक नहीं है, न मोजे हैं। इनके पास मोजे भी चढ़े हैं और पैरों में चप्पल है, दोशाला भी ओढ़े हैं। स्वर में हल्की सी झुंझलाहट और कुछ लापरवाही थी, यानी कि बड़े अनमने ढंग से, अन्यमनस्क ढंग से वो उतर कर आए। आहा, फिर आप कहिए, क्या बात है? आपको नौकर की जरूरत थी ना? देखिए लड़का है, कहाँ से ले आए इसे आप जानते हैं? जानता हूँ, यह बेईमान नहीं हो सकता। अजीब पहाड़ी बड़े शैतान होते हैं, बच्चे बच्चे में गुल छिपे रहते हैं। आप भी क्या अजीब हैं? उठा लाए कहीं से, लो जी या नौकर लो। अरे मानिए तो यह लड़का अच्छा निकलेगा। आप भी जी बस खूब है। अरे गहरे को नौकर बना लिया जाए, अगले दिन वह ना जाने क्या क्या लेकर चंपत हो जाए। आप मानते ही नहीं, मैं क्या करूं? मानी क्या खाक? आप भी जी अच्छा मजाक करते हैं। अच्छा, अब सोने जाते हैं। और वे 4 रुपए रोज के किराए वाले कमरे में
सजी मसेरी पर सोने झटपट चले गए। एक तरफ देखिए 1 रुपया उसको मिल रहा है लड़के को, और इधर ये 4 रुपए पे सो रहे हैं। ये भी प्रश्न बना सकते हैं नेट वाले, कुछ भी बना सकते हैं। वकील साहब के चले जाने पर होटल के बाहर आकर मित्र ने अपनी जेब में हाथ डालकर कुछ टोला, पर झट कुछ निराश भाव से हाथ मेरी ओर देखने लगा। क्या है? इसे इसे खाने के लिए कुछ देना चाहता था। अंग्रेजी में मित्र ने भाव से कहा, अंग्रेजी में मित्र ने कहा, यानी कि ये जो लाइन है ये अंग्रेजी में उसने बोली, मगर 10-10 के नोट हैं। ये लाइन भी हो सकता हो अंग्रेजी में बोली। नोट ही शायद मेरे पास है, देखूं। लेखक ने कहा, सचमुच मेरे पॉकेट में भी नोट ही थे। हम फिर अंग्रेजी में बोलने लगे। लड़के के दांत बीच में कटकटा उठते थे, यानी कि उसको इतनी ज्यादा सर्दी लगती थी, कड़ाके की सर्दी थी। लेखक ने आगे लिखा भी है। मित्र ने पूछा तब? मैंने कहा 10 का ही नोट दे दो। शक पकाकर मित्र मेरे और मेरा मुंह देखने लगे। अरे यार, बजट बिगड़ जाएगा। हृदय में जितनी दया है पास में उतने पैसे तो नहीं, यानी कि हृदय में दया तो ज्यादा है लेकिन सक्षम भी है, लेकिन देना नहीं चाहते क्योंकि दे पाएंगे नहीं। हम लोगों के साथ भी अक्सर ये होता है। तो जाने दो, या दया ही जमाने में बहुत है। लेखक ने कहा कि दया ही कर रहे हो, यही बहुत है। मित्र चुप रहे, जैसे कुछ सोचते रहे। फिर लड़के से बोले, अब आज तो कुछ नहीं हो सकता, कल मिलना। वह होटल डिपो जानता है, वहीं कल 10 बजे मिलेगा। हाँ, कुछ काम देंगे हुजूर? हाँ हाँ, ढूंढ दूंगा। तो जाऊं? हाँ। ठंडी सांस खींचकर मित्र ने कहा, कहाँ सोएगा? यहीं कहीं बेंच पर, पेड़ के किसी नीचे दुकान की भट्टी में। जो बेंच बर्फ की सिल्ली से भी ज्यादा ठंडी लग रही थी, उस पर वो सोने की बात कर रहा है, और तब सोने की बात कर रहा है जब उसके पास कपड़े नहीं है। और ऐसा ना करे तो भी क्या करे बेचारा। बालक फिर उसी पे अंग्रेजी राज सुख साज सबे अधिकारी, पे धन विदेश विदेश चल जाती है अधिकारी। और भीतर भीतर सब रस चूसे, बाहर से तन मन मुंह से, जाहिर बातन में तेज क्यों सखी साजन नहीं अंग्रेज। सारा का सारा पैसा तो वो अंग्रेजी लेके चले के बचा गया यहाँ। बालक फिर उसी प्रेत गति से आगे बढ़ा और कुहरे में मिल गया। हम भी होटल की ओर बढ़े। हवा तीखी थी, हमारे कोटों को पार कर बदन में तीर सी लगती थी, यानी कि हवा इतनी ज्यादा जोरदार थी। एक तो ठंड, इतनी ज्यादा कड़ाके की सर्दी, और ऊपर से क्या, तीर जैसी हवा। अब देखिए क्या हालत उस समय क्या हो गई थी, आप एहसास कर सकते हैं। जाड़ों के मौसम में आप एहसास करते हैं ना, तो वैसे ही था। सिकुड़ते हुए मित्र ने कहा, भयानक शीत है, उसके पास बहुत कम कपड़े। यह संसार है यार। मैंने स्वार्थ की फिलॉसफी सुनाई। चलो पहले बिस्तर में गर्म हो लो, फिर किसी और की चिंता करना। उदास होकर मित्र ने कहा, स्वार्थ जो कहो, लाचारी कहो, निष्ठुरता कहो, या बेहयाई, बेहया यानी कि शर्म। दूसरे दिन नैनीताल स्वर्ग के किसी काले गुलाम पशु के दुलारे का वह बेटा, वह बालक निश्चित समय पर हमारे पास होटल डिपो में नहीं आया, 10 बजे नहीं आया। हम अपनी नैनीताल की शहर खुशी खुशी खत्म कर चलने को हुए, यानी कि हम लोगों ने नैनीताल की जो ट्रिप बनाई थी लेखक और उसके दोस्त ने, वो खत्म हुआ और जाने लगे। लेखक अपने अपने घर को निकलने लगे। उस लड़के की आंख लगाते बैठे रहने की जरूरत हमने न समझी। अरे वो आए ना आए, हमसे क्या लेना देना, यही उन लोगों ने सोचा होगा। हम लोग भी यही सोचते हैं, हर कोई यही सोचता है। मोटर में सवार होते ही यह समाचार मिला कि पिछली रात एक पहाड़ी बालक सड़क के किनारे पेड़ के नीचे ठिठुर कर मर गया, और मरने के लिए उसने वही जगह, वही 10 बरस की उम्र और वही काले चीथड़ों की कमीज मिली। आदमियों की दुनिया ने बस यही उपहार उसके पास छोड़ा था। पर बताने वालों ने बताया कि गरीब के मुंह पर, छाती, मुट्ठी और पैरों पर हल्की सी बर्फ की चादर चिपक गई थी, मानो दुनिया की बेहयाई ढकने के लिए प्रकृति ने शव के लिए सफेद और ठंडे कफन का प्रबंध कर दिया था। सब सुना और सोचा, अपना अपना भाग्य। ये तो अपना अपना भाग्य है। तो ये अपना अपना भाग्य कहानी थी। आखिरी पंक्ति देखिए कि दुनिया की बेहमन प्रकृति ने शव और कपड़े के कफन का प्रबंध कर दिया था। प्रकृति ने, यानी कि जो बर्फ उसके ऊपर गिरी। अब देखिएगा, यही ट्रांजिशन है। ट्रांजिशन यानी कि संक्रमण यही है। प्रेमचंद के कफन कहानी में घीसू और माधव को कफन के लिए पैसे तो तब भी मिल जा रहे हैं, लेकिन यहाँ तो आदमी इतना ज्यादा स्वार्थी हो गया है कि वो भी नहीं कह रहा कि ठीक है मर गया, मर जाने तो क्या करना है, अब तो मर ही गया ना। तो और आगे जैसे जैसे कहानियों में आगे की ओर बढ़ेंगे वैसे वैसे और ये ज्यादा मिलेगा। तो ये थी जैनेन्द्र का अपना अपना भाग्य। आगे और कहानियां देखेंगे हम लोग।